नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 72वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है और संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही शुरू हुई है प्रतियोगिता। पीएम मोदी ने वर्चुअली खिलाड़ियों को किया है संबोधित और सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार और एसएआई के ही बीच हुआ है एमओयू साइन। प्रतियोगिता में देश भर से आए 1200 से ज्यादा खिलाड़ी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ही 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि देश के 28 राज्यों से आए टीमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर पेश कर रही हैं। पीएम मोदी ने वॉलीबॉल को संकल्प, सहयोग और टीम स्पिरिट का भी खेल बताते हुए कहा कि खेल और राष्ट्र की प्रगति में समानताएं हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के आर्थिक और खेल क्षेत्रों में लगातार उन्नति हो रही है और नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी युवाओं को फायदा भी मिल रहा है। तो दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 सालों में हमने पूरे भारत का विकास देखा है। तो नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से युवाओं को लाभ मिला है। 2036 ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि देश के 28 राज्यों से आई टीमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर। बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी समापन हुआ है। इसमें भी करीब करीब 1 करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए आपको ये भी गर्व से बताऊंगा कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब 3 लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बदलाव आया है उसका लाभ काशी को भी मिल रहा है। काशी में आधुनिक खेल सुविधाएं बन रही हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। आप आज जिस सीघ्रा स्टेडियम में खड़े हैं, ये भी अनेक आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है।
साथियों, मुझे खुशी है कि काशी बड़े इवेंट्स के लिए तैयार हो रही है। वॉलीबॉल के नेशनल कंपटीशन के लिए देश के स्पोर्टिंग मैप में जगह बनाना भी काशी के लिए बहुत अहम है। और इस स्पोर्ट्स इवेंट से पहले भी काशी में ऐसे कई आयोजन हुए हैं, जिससे यहां के लोगों को, यहां की लोकल इकोनॉमी को परफॉर्म करने के बड़े अवसर मिले हैं। जैसे बनारस में G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई, काशी तमिल संगमम और काशी तेलुगु संगमम जैसे सांस्कृतिक उत्सव हुए हैं, प्रवासी भारतीय लोगों का सम्मेलन हुआ है और काशी शंघाई सहयोग संगठन की सामूहिक राजधानी भी बनी है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। आज इन उपलब्धियों में ये चैंपियनशिप भी एक रत्न के रूप में जुड़ रही है। इस सारे आयोजनों से काशी बड़े मंचों पर ऐसे इवेंट्स के बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है। साथियों, बनारस में इस समय अच्छी ठंड पड़ती है और इस मौसम में एक से बढ़कर एक खाने की चीजें भी मिलती है। समय मिले तो मलइयों का भी आनंद उठाइएगा। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, गंगा जी में बोटिंग, ये अनुभव भी अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। बाकी इस टूर्नामेंट में अच्छे से खेलिए। काशी की धरती से आपका हर स्पाइक, हर ब्लॉक और हर पॉइंट भारत की स्पोर्ट्स एस्पिरेशंस को और बुलंदी दे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वह दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि, जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में
सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं, उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है। और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए, इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है। और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। मथुरा के वृंदावन में मौजूद केशव धाम में आज से अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 जनवरी तक चलेगा। इस बैठक में ही आपको बता दें कि आरएसएस के ही प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे और इसके अलावा सभी अनुशासित संगठनों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मीडिया को बैठक से दूर रखा गया है और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पर दूसरी ओर केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में संघ के सह कार्यवाह और प्रांत प्रचारक भी भाग लेंगे। बैठक 7 जनवरी को समाप्त होने के बाद एक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी और अन्य संगठनों के पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ये 10 जनवरी को संघ प्रमुख सुदामा कुटी आश्रम में ही शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।
गाजीपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। ठंड से ही बचाव के लिए जिले के 188 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जबकि रेलवे स्टेशन सहित ही कुल 17 रैन बसेरे भी संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ही जिला पंचायत सभागार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने ही 100 गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किए हैं। कार्यक्रम में सदर एसडीएम रविश गुप्ता और तहसीलदार राजीव यादव भी मौजूद रहे। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरों पर राहत और संतोष साफ तौर पर देखने को मिली। सांसद ने बताया है कि अब तक लगभग 1300 जरूरतमंदों को ही कंबल उपलब्ध कराए जा चुके हैं और आगे भी कंबल वितरण अभियान जारी रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और आज भीषण ठंड में सदर विधानसभा में जो जरूरतमंद थे उन लोगों को 100 लोगों को अभी कंबल वितरित किया गया है। इससे पहले भी 1300 कंबल को बांटा गया था और आने वाले आगे समय में भी जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के अनुसार कंबल का वितरण किया जाएगा ताकि वो ठंड से अपना बचाव कर सके। मैडम, देखा जा रहा है कि लगातार ठंड का जो सिस्टम बढ़ता जा रहा है, तो इसके अलावा कंबल के अलावा और क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, कंबल के अलावा जो है कि अलाव की व्यवस्था भी किया गया है और जगह जगह पर निर्धारित किया गया है ताकि मुख्य जगहों पे लोग अलाव से आग ताप कर जो है ठंड से अपना बचाव कर सके। रैन बसेरों की क्या? हाँ, रैन बसेरों का अभी आपने देखा भी होगा कि हमारे गाजीपुर जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने भी निरीक्षण किया था ताकि वहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। चंदौली में प्रशासन ने कोडिन कफ सिरप से जुड़े मामलों की जांच के तहत पड़ाव क्षेत्र में 2 फर्जी दवा फर्मों का ही निरीक्षण किया। इनमें 2022 में पंजीकृत समृद्धि और इंटरप्राइजेज भी शामिल हैं, जो कि महीने से बंद थी। संचालक केवल किराया देने आते थे और साथ ही विष्णु मेडिकल हॉल भी संदिग्ध पाया गया है। यहाँ पर केवल बोर्ड लगा हुआ है और आपको बता दें कि लाइसेंस भी फर्जी था। प्रारंभिक जांच में कागजों के माध्यम से अवैध कारोबार की आशंका जताई गई है। प्रशासन मामले की गहनता से जांच कर रहा है। संभल के थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार गांव में ग्राम सभा की भूमि पर बनाए गए अवैध मस्जिद को मस्जिद समिति ने जमींदोज कर दिया है और इसके बाद अतिक्रमण मुक्त भूमि को ही गरीबों को आवंटित किया गया। जमीनी कार्रवाई के बाद ही 20 लोगों को ही कब्जा मुक्त भूमि दी गई। आपको बता दें कि डीएम ने कहा है कि अब भूमि जो है, इस भूमि पर गरीब लोगों को सरकारी आवास मिल सकेगा। तहसील संभल में यहाँ 20-25 वर्ष पहले जो निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था, तो उसको आज हटाया गया है। अधिकतर कब्जा से हटा लिया गया और शेष जो मलबा इत्यादि है और जो अवशेष कब्जा था वो हमारे द्वारा ध्वस्त किया गया है। और एक तुरंत बाद जो हमारे 20 निर्धन लोग थे उनको पट्टे भी दिए गए हैं ताकि वो अपना मकान बनाए और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके अंतर्गत इनको मकान भी दिए जाएंगे। कितनी जगह थी? कुल 1339 वर्ग मीटर भूमि है। कितने लोगों को पट्टे दिए गए? 20 लोगों को पट्टे दिए गए हैं। तो सर, मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने खुद ही इस मस्जिद को तोड़ लिया, हालांकि प्रशासन ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था, जुर्माना भी लगाया था। किसी भी व्यक्ति को जब पता होता है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया है तो स्वयं ध्वस्त कर देता है। बल्कि हमने एक लीगल प्रोसेस भी अडॉप्ट किया था जिसमें धारा 67 में कार्रवाई हुई थी और ये लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी गए थे और वहाँ पर भी इनको कहा गया कि भाई आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं वहाँ कहिए और उसके बाद में यहाँ पे स्वयं इनके द्वारा ध्वस्त किया।
जनपद संबल में जितने भी अतिक्रमण है, जितने भी तालाबों को पार करके कब्जा किया गया है, संबल में करीब 25 साल से सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था और प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो प्रशासन की जानकारी होने के बाद इन लोगों के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें 8 लाख कुछ हजार रुपए का जुर्माना दिया गया था। संबल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, संबल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया कि 25 साल से इस पर जो अवैध निर्माण कर लिया गया था, इन लोगों को नोटिस दिया गया था और नोटिस के बाद इन्हें 4 जनवरी आज अंतिम तिथि दी गई थी। लेकिन जो मस्जिद कमेटी के सदस्य थे, उन लोगों ने एक दिन पहले ही हथौड़ा लेकर के मस्जिद का निर्माण जो अवैध था उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन देर रात्रि तक अवैध मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने पूर्ण तरीका से जो निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया और उसके बाद बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जो अवैध निर्माण था, जो बिल्डोजर की तैयारी थी, उससे पहले ही अवैध निर्माण को उन्होंने हटा दिया। संबल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और संबल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के द्वारा यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जिनके पास मकान नहीं थे, करीब 20 ऐसे गरीब लोग थे, उन लोगों के लिए जो अवैध मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, उसी सरकारी जमीन के लिए घर बनाने के लिए आवंटन प्रमाण पत्र 20 लोगों के लिए वितरित किए गए थे। ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं आप, वो इस जगह पर है जो जहाँ पर जो इसी जगह पर अवैध मस्जिद का 25 साल से निर्माण हुआ था और उसके बाद अब जो निर्माण होने के बाद पूरी तरीका से खाली जमीन देखने को मिल रही है और उसी पर जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने इसको हटा दिया गया। तमाम जैसे कि जो जहां पर बताया जा रहा है कि जो सरकारी जमीन थी उसको प्रशासन को जानकारी की गई और उसके बाद इन्हें नोटिस दिया गया। संबल की बात की जाए तो 24 नवंबर 2024 के हिंसा के बाद लगातार संबल में अवैध अतिक्रमण की बात की जाए, अवैध कब्जा की बात की जाए तो संबल प्रशासन के द्वारा लगातार कब्जा मुक्त कराने की तैयारी कर कब्जा मुक्त कराकर लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। संबल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, संभल। देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर दूसरी बार ही देवरिया सीजेएम न्यायालय में पेश हुए। कोर्ट परिसर के बाहर ही उन्होंने कप सिरप मामले को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में उनके पास कई अहम और ठोस सबूत भी मौजूद है, लेकिन असली आरोपियों को बचाने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली जाते समय ही रास्ते में उनका सामान और जरूरी कागजात छीन लिए गए और शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब जानबूझकर किया गया ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई ना कर सके। मैंने जो गलती किया उसके कारण गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी तरह राजनीतिक मामला है। मैं कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। कोर्ट द्वारा ये आदेश किया गया है कि इस पूरे मामले को न्यायालय मॉनिटर करेगी। जो भी प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं अरेस्ट के टाइम पे और जो भी रिमांड के टाइम पे हमारा पोजीशन था केस का, वो सारा संदर्भित किया गया है कोर्ट को। कोर्ट को ये भी कहा गया है कि हमारा जो रिमांड था वो गलत हुआ है। हमारा जो रिमांड अभी जो हो रहा है एक्सटेंशन, वो क्यों होना चाहिए, इस पर जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट दें और जांच अधिकारी को कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि आज ही आप रिटर्न में ये देंगे कि क्या नेसेसिटी थी अरेस्ट करने की, क्या आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था शिकायतकर्ता से। जब ऑलरेडी शिकायतकर्ता की वाइफ ने इस कंप्लेंट को लखनऊ में फाइल किया था और वो आज भी विचाराधीन है, तो ऐसे में अमिताभ जी को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी। इन सारी क्वेश्चंस को हमने पूछकर कोर्ट के सामने ये समक्ष रखकर फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।